दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मंडला आर्टिस्ट स्नेहलता कुशवाहा जी। मैम, आपका इस मंच पर स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। मैम, भूगोल अर्थशास्त्र के बाद अचानक से कला के क्षेत्र पर आपने कदम रखा है, कैसे देखते हैं इसको आप? सर लॉकडाउन हुआ तो सर एक कॉल आ गई। जी सर मैम। जब लॉकडाउन हुआ तो उससे पहले मैं कंपटीशन की तैयारी में थी। जी लेकिन फिर कोई एग्जाम हुआ नहीं। तो उसके बाद मुझे हुआ कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे मैंने एक स्केचिंग स्टार्ट की। मैंने धीरे धीरे मैंने देख के स्केच मतलब बनाया। फिर एक साल तक मैंने यही मतलब बनाया स्केचिंग धीरे धीरे, क्योंकि मैंने कहीं सीखा तो था नहीं। ऐसे ही मैंने बस टाइम पास के लिए मैंने उसको किया, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कभी मैं फ्री नहीं बैठती। जी। तो ऐसे ही मैंने एक मंडला आर्ट देखी और मुझे वो थोड़ा इजी लगी कि मंडला आर्ट में, क्योंकि आप खुद की आर्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे स्केचिंग में तो सीखना पड़ता है, काफी टाइम देना पड़ता है। तो मंडला आर्ट मैंने जब स्टार्ट किया, पहले तो मुझे बिल्कुल आया ही नहीं, बिल्कुल आइडिया बिल्कुल भी नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते मुझे इतने आइडिया आए कि मैंने फिर उसी को ही मतलब उसी में ग्रो करना चाहा। और जब मैंने इसको किया तो मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, इंडिया में भी, यहाँ तक कि फॉरेन के लोगों ने भी बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। तो जब लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों को पसंद आई, तो मैंने फिर उसी फील्ड पे मतलब करती गई मैं। कुछ अनुभव बताइए, जो विदेश के हो या कोई भारत के व्यक्ति ने आपकी तारीफ की हो, बोला कि आपको ये आप बहुत अच्छा बना रहे हैं। मैंने एक दुर्गा माँ की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाई थी। तो वो अमेरिका के एक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने मतलब परचेज करने के लिए मुझे फॉलो अप किया। उन्होंने कम से कम 5 से 6 महीने मुझे फॉलो अप किया उसको मतलब बाय करने के लिए। तो पहले मेरा मतलब सेल करने का कोई इच्छा थी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी बनाती थी। और फिर मैंने उनको 5 6 महीने, जब उन्होंने मुझे इतना फॉलो अप किया, तो फिर मैंने उनको सेल कर दी। ओके, तो आपने पहली बार जब अपनी मंडला आर्ट बनाई और उसको सेल किया तो कैसा अनुभव हुआ आपको? सर बहुत अच्छा लगा। मतलब उनको तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सेल की थी, लेकिन स्विट्जरलैंड से मतलब एक मेरी फ्रेंड है, हम्म। मतलब फेसबुक में। तो उन्होंने मुझे मतलब 4 ड्राइंग उन्होंने मुझसे परचेज की। तो मुझे मतलब कि खुशी हुई कि एक तो मतलब फॉरेन के लोगों को आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और वो मतलब बहुत ही उसको मतलब एक रेस्पेक्ट की तरह देखते भी हैं। और वो मतलब काफी मतलब वो उसको सम्मान देते हैं। जी जी। आपने और मंडला अप्रिशिएट भी बहुत। बनाने की कला कहाँ से सीखी और इस क्षेत्र का अनुभव अभी तक का आपका कैसा रहा है? क्योंकि आपने लॉकडाउन में शुरू की थी कला। सर मैंने पहले तो मैंने इमेज देखी, पहले मैंने इमेज देख देख के मतलब ड्रॉ किया, है ना। ऐसे मतलब 8 10 मैंने देख देख के ड्रॉ किया। उसके बाद मुझे खुद ही आइडिया आने लगे कि कैसे उसमें 3D लुक आएगा। और उसके बाद मैंने 3D स्टार्ट की बनाना। और मेरे इतने आइडिया आए कि पहले तो मैं आइडिया को लिखती थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको कम ही कर दी, क्योंकि मेरे को डेली 10 आइडिया ऐसे मतलब इतने सारे आइडिया आने लगे कि पॉसिबल नहीं है उसको बनाना। तो मतलब ये अपने आप ही होता गया। आप बहुत सुंदर मंडला बनाते हैं। एक मंडला को बनाने में कितना समय लग जाता है आपका? सर एक मंडल आर्ट बनाने में मतलब उसके पीछे ये है कि आप उसको थीम क्या है। जैसे मैंने कोई चीज सोची और फिर उसको उतारने में कभी कभी 10 दिन भी लगते हैं, कभी 15 दिन भी। एक आर्ट मैंने जो बनाई थी, जो A2 साइज थी, उसको मुझे 20 दिन लग गए। क्योंकि आपको डिजाइन सोचने में, उसको 3D लुक कैसे देना है, कलर कॉम्बिनेशन, मतलब काफी आप जब बनाते हैं तो सोचना भी काफी पड़ता है आपको कि जी क्या जी। कलर कॉम्बिनेशन मैच करेगा। तो मंडला और 3D आकृतियां बनाने में क्या क्या सामग्री लगती है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बिल्कुल मतलब एकदम सिंपल। आपको स्केल चाहिए, कंपास चाहिए, डी चाहिए, और सिंपल सा जेल पेन ले लीजिए। मतलब बिल्कुल भी खर्चा नहीं, सबसे जो सस्ता मैं बता रही हूँ वो मंडल आर्ट बनने में ही लगता है। और A2 A4 साइज, और मतलब
बेसिकली A4 साइज स्टार्टिंग में चाहिए, क्योंकि पहले आप छोटा सीखते हैं, उसके बाद फिर बड़ा, फिर आप A3 में जाते हैं। जी और जी। सिंपल सा मैं तो पेंसिल कलर ही यूज करती हूँ। ओके। और मतलब इसको क्या है, कोई भी सीख सकता है, ये इतनी इजी आर्ट है कि इसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो महीने, एक मंथ में आप काफी अच्छा करने लगते हैं। एकदम एकदम एकदम। आप दो बच्चों की माँ हैं, ऐसे में यस। बतौर माँ आप अपने बच्चों को भी कला संगीत के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करते हैं या करना चाहेंगे आप भविष्य में? नहीं, बच्चे का ये डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। जैसे मेरी बड़ी बेटी है, जी। वो मतलब प्लेयर बनना चाहती है, वो बैडमिंटन प्लेयर करती है। और ओके। छोटी वाली क्योंकि अभी 10th क्लास में है, लेकिन उसको भी आर्ट एंड क्राफ्ट का, ड्राइंग का, वो भी, उसको भी बड़ा शौक है। जी तो जी। करती है वो कभी कभार, क्योंकि क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई भी है, तो कभी कभार वो भी करती है। ओके तो ओके उसको भी इंटरेस्ट है करने का, क्योंकि एक मेरे घर में टीवी नहीं है। ओके मतलब मेरे घर में 15 साल से टीवी नहीं है, तो मेरे घर में सब क्रिएटिव है, मतलब मेरे दोनों बच्चे और मैं इतना क्रिएटिव है ना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहुत अच्छा बहुत क्योंकि अच्छा। जब मैंने मंडला आर्ट स्टार्ट की थी, तो इसके साथ में पेपर क्राफ्ट भी मैंने किया है। पेपर क्राफ्ट और क्रोशिया जो वर्क होता है, हम्म। क्रोकेट जिसे कहते हैं, तो मैंने उसमें भी काफी कुछ किया है मैंने। ओके ओके ओके। आप योगा मेडिटेशन से भी जुड़ी हैं, तो जरा बताइए कि आज योगा मेडिटेशन इतना बड़ा बाजार कैसे बन गया है? क्या जरूरत है योगा और मेडिटेशन की? सर मेडिटेशन में एक तो, मतलब कि मेडिटेशन ये है कि खुद से परमात्मा को जोड़ना। ये एक ऐसा योग है कि जिसमें आपका परमात्मा से आपका मिलन होता है। और आजकल जो ये बोलते हैं ना कि पैसा दो, ये दो, तो परमात्मा से मिलने के लिए आपको किसी भी तरह पैसे की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक बीज को जमीन में डालते हैं, तो वो धरती माँ क्या पैसा मांगती है? बिल्कुल नहीं। वो ऑटोमेशन ही, मतलब उसको, वो मतलब कार्यरत होता है। वैसी मेडिटेशन ये है कि आपका परमात्मा से मिलना ही एक तरह से मेडिटेशन है। और आज के युग में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अटेंशन खराब हो गया है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल आ गया, मतलब स्क्रॉल करते हैं शॉर्ट वीडियो, इतनी सारी, अटेंशन इतना ज्यादा खराब हो गया, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो ये अटेंशन के खराब होने से बहुत सारे आपकी बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि इंसान प्रेजेंट में नहीं रहता। या तो पास्ट के बारे में सोचता है, या तो फ्यूचर के बारे में। तो ये बहुत जरूरी है इंसान की लाइफ में कि वो प्रेजेंट लाइफ में, मतलब प्रेजेंट में ही रहे। और जब वो प्रेजेंट में रहता है, तो उसके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। योगा और योगा की क्या प्रेजेंट के बारे जरूरत है में आजकल? ये एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है योगा मेडिटेशन, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं तो सहज योग मेडिटेशन करती हूँ। सहज ओके। योगा जो आजकल एक तो, मतलब 180 कंट्री में फैला हुआ है, पूरे हम्म। वर्ल्ड में सहज योग, मतलब। तो और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। आपको सेंटर जाना होता है हफ्ते में, वहां आपको सारी विधि सिखाई जाती है कि कैसे आप अपने आप को बैलेंस में रख सकते हैं, और कैसे कैसे कोई भी डिजीज कैसे होती है, किस कारण से होती है, और हम उसे खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा हमें मेडिटेशन में, सहज योग मेडिटेशन में सिखाया जाता है, और आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कोई पैसे का नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। आप खुद को कैसे रख सकते हैं, ये उसमें सिखाया जाता है। ठीक। खुद को कैसे, मतलब मेंटली, फिजिकली, और इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये सारे आपके मतलब हेल्थ में आते हैं। आप अंबाला, जोधपुर, गांधीनगर जैसे बड़े शहरों में रहे हैं, जरा इन शहरों के अनुभव बताइए जो आपके लिए यादगार रहे हो। अम्बाला, अम्बाला से मैंने 10th क्लास की है। ओके। और अम्बाला से 100 किलोमीटर चंडीगढ़ है, तो मैंने चंडीगढ़ में घूमी, जहाँ पर रोज गार्डन है, पिंजौर गार्डन है, सुतना लेक है, काफी मतलब मैंने वहां पर घूमा हुआ है। तो जी जी। चंडीगढ़ काफी अच्छा शहर है। वहाँ की रोडें इतनी अच्छी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर सिटी है, और काफी एडवांस भी सिटी है। और ऐसे गांधीनगर में रहती थी, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। और जी जी। अहमदाबाद से मैं जाती थी कॉलेज, मैंने वहीं से की है। जी तो वो जी। भी काफी अच्छा सिटी है। हाँ। और जोधपुर में, जोधपुर के तो समोसा कचौड़ी बहुत फेमस है। ओके। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए कि उन्हें भी बड़े शहरों की ओर जाना चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि इससे एक नया अनुभव मिलता है, जीवन को समझना आसान हो जाता है?
मुझे तो सच बताऊं, मुझे तो शहरों से बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो गया है, हरियाली भी नहीं है। और हाँ। इस तरफ गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। और उससे ज्यादा हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है। जी जी। मतलब ये नहीं कि हम सरकार को बोल रहे हैं कि वो करेंगे, हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है इस धरती माँ के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए। तो मैं तो चाहूंगी कि हर इंसान को ये पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और थोड़ा जो आज गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि आजकल लोग शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने हम्म। सब कुछ एडवांस लेवल में सब कुछ देख लिया, अब वो ऊब गए हैं शहर में। पहले तो शहर की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन अब वो वहाँ के पॉल्यूशन से, वहाँ के एनवायरनमेंट से इतना ऊब गए हैं कि अब काफी लोग मतलब गांव की तरफ जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखती हैं जो गांव में मतलब वहां पर जाके कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं क्रिएटिव काम, चाहे वो खेती में हो, चाहे आजकल फार्मिंग इतनी तरह की गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, सब्सिडी देती है। और मतलब वहां से भी आप रोजगार लोगों को दे सकते हैं। मतलब रोजगार के लिए जरूरी नहीं कि आप शहर में जाए, आप जहां पर हैं गांव में, अब अगर आपका गांव है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता है, जी जी। और उससे आप ग्रो कर सकते हैं। आप अपनी कला को आने वाले 10-5 साल में कहाँ देखते हैं? आप इसको कैसे निखारना चाहेंगे? वैसे तो मैं डेली 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे मंडल आर्ट करती हूँ, और उसके अलावा सोचती भी हूँ कि कैसे कैसे मैं उसमें इनोवेशन कर सकती हूँ। तो मेरा भी ये है कि आने वाले दिनों में मैं चाहूंगी कि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीखना भी चाहते हैं मंडल आर्ट, जैसे 3D कैसे बनाना है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन, कैसे डिजाइन करना है। तो आने वाले समय में मैं यही चाहूंगी कि क्योंकि ये मंडल आर्ट इतनी सिंपल आर्ट है कि हर कोई इसे बना सकता है। तो जैसे आजकल लेडीज बोलती मुझे टेंशन हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो मंडला आर्ट एक तरह की थेरेपी है। और ये थेरेपी हर कोई, मतलब जैसे कोई आजकल तो क्या है, बीमारी को तो ज्यादातर यही है कि लोगों के पास टाइम बहुत हो गया, क्योंकि मशीन आ गई, सारा काम मशीन करी, लोगों के पास टाइम है जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जैसे हाउस वाइफ हैं, और उनको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो वो अगर ये मंडला आर्ट बनाती है, एक तो वो कला सीखती है, और दूसरा वो इसे घर भी डेकोरेट कर सकती है, और एक मेंटल पीस मिलता है, क्योंकि अटेंशन हमारा क्या प्रेजेंट में होता है। जब हम पैटर्न बार बार बनाते हैं तो हमारा अटेंशन प्रेजेंट में होता है, ना हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है। मैम, एक महिला के तौर पर आपको क्या लगता है और कहाँ भारतीय समाज में सुधार की जरूरत है? मुझे लगता है कि आज हमें हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन में हो। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एक इतना मतलब बदलाव आ गया है कि, क्योंकि हमारे टाइम पे जो था वो बहुत ही अच्छा कल्चर हुआ करता था, चाहे वो पहनावा हो चाहे कुछ भी हो। अब एकदम से इतना ड्रेस्टिक चेंज हो गया है कि वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। रिलेशनशिप सबके खराब हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले भी मिलकर नहीं रह पा रहे हैं, कितने मतलब तलाक हो रहे हैं। तो मतलब हर हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा दें कि वो एक आगे जाके एक नया समाज, मतलब समाज तो बच्चों से बनेगा ना। अगर हम बच्चों को हम अच्छा नहीं सिखा पा रहे हैं, तो आगे जो सोसाइटी है उसका क्या हाल होगा। मुझे तो बड़ी मतलब टेंशन होती है कि सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है एक दूसरे को, एक दूसरे को समझता ही नहीं है, क्योंकि अब लोग इतने स्ट्रेस में हो गए, इतने डिप्रेस हो गए हैं कि वो मतलब दूसरे को समझना ही चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि हर इंसान अगर खुद को सुधार ले, खुद में बदलाव लेके आए, तो काफी कुछ चेंज हो सकता है। और हमें हर फील्ड में, जैसे हमारे एजुकेशन भी है तो उससे भी काफी पुराना एजुकेशन सिस्टम है। मतलब हमें आज की डेट पे स्किल भी सीखना चाहिए, क्योंकि स्किल की भी बहुत कमी हो रही है। तो लोग जब स्कूल में खाली एजुकेशन दे रहे हैं और उसके साथ अगर स्किल भी नहीं दे रहे हैं, तो जो माइंड है वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाता है। अगर बच्चे कुछ, जैसे चाइना में मैंने देखा है कि वो बच्चों को बचपन से ही स्किल सिखाते हैं, सारे मतलब काम भी सिखाते हैं। आजकल बच्चे मैं देखते हुए काम ही करते हैं, जैसे घर में भी है। अगर वो बचपन से ही वो, एक तो क्या है, सबसे पहले हमें अपनी हैबिट को ठीक करना होगा। अगर हम अपनी हैबिट को ठीक नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं आ रहे बचपन से, तो बड़े होकर हमारा मतलब कि बड़ा ही जो लाइफ है बहुत टफ हो जाती है। तो एक हमें अपना इंडियन जो कल्चर है उसको भी संभालना है, उसको भी सीखना है, वो हमें अपने बच्चों को देना है। क्योंकि जैसे देखो, जिस कंट्री में अपना कल्चर फॉलो किया है,
जैसे जापान हो गया, वो काफी मतलब उसका नाम है। तो हम क्या है, हमारे जो देश के लोग हैं फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, सब कुछ मतलब वही कर रहे हैं। और जो फॉरेन के लोग हैं वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा है। और हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम इंडिया में है, जहाँ का इतने कल्चर है, तरह तरह के कल्चर है, और तरह तरह का फूड है, मतलब कितनी सारी चीजें हैं हमारे देश में। तो मैम हमें भारत मतलब कि इस मैम और ध्यान भारतीय देना कल्चर चाहिए में कल्चर की ओर। मैम भारतीय कल्चर में तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था पहले। तो ऐसे में तो आपका जो कह रहे हैं तो विरोधाभास हो गया यहाँ पर। एक समय था सर पहले, मतलब ये था कि बहुत बहुत ही मतलब दबाया, औरतों को बहुत दबाया गया। तो जी। उसका उल्टा ये होता है कि जब हम किसी चीज को ज्यादा दबाते हैं, फिर वो चीज जब आग जैसे आग की तरह फिर वो ऊपर मतलब ज्वाला की तरह फिर वो फटती है। निकलती है। जी। मतलब किसी भी चीज में हमें बैलेंस होना चाहिए। हर चीज लाइफ में, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, किसी चीज में अति नहीं होना चाहिए। हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, दोनों को ही एक बैलेंस में, ना तो हम किसी को भी दबाना नहीं चाहिए, आपका कहने का क्योंकि मतलब ये परमात्मा ने है हमें। कि जो कुप्रथाएं थी उनको बंद करके बेहतर समाज बनाना चाहिए, और अपनी संस्कृति सभ्यताओं को भी समेट कर रखना चाहिए। अब उन सभ्यताओं में जो गलत चीजें हैं उनका खत्म करना चाहिए उन्हें। उदाहरण के लिए जैसे अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में गरीब दलितों के साथ अत्याचार होता है, वो नहीं होना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। मैम युवाओं और खासकर महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे अपने आप को सशक्त बनाएं या कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं? एक तो सर आपकी मतलब कि लोगों में जो एजुकेशन है, एजुकेशन में भी मतलब वो अच्छा करें। हम्म। और मैं तो देखती हूँ कि आजकल मेडिटेशन भी अगर लोग करें, जैसे मैंने बताया मैं शहर से मेडिटेशन करती हूँ, तो जी। उससे आपको खुद को समझने में हेल्प होती है जी। कि कैसे आप, एक तो क्या है ना, आईक्यू अच्छा होने से मतलब आप तो अच्छे पद पर चले जाएंगे, लेकिन इमोशनल जो आईक्यू है ना वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेस में चले जाते हैं लाइफ में, और कहीं पर आपको कुछ फैसला लेना है तो आप ले नहीं पाते हो। तो मुझे लगता है कि आई क्यू के साथ साथ आपको ई क्यू ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ई क्यू आपको हेल्प करता है डिप्रेस से बाहर आने में और हर चीज को हैंडल करने में। जी। मैम और इसके कोई अलावा, ना कोई स्टेप आपको। जी जी जी, इसके अलावा एक महिला के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर आप कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या निभा कर आ चुके हैं। तो इस दौरान कोई ऐसा अनुभव जो आपने फील किया हो कि यार अगर मैं महिला नहीं होती, या अगर मैं लड़की नहीं होती, या अगर मैं बेटी नहीं होती, तो शायद मैं ये कर सकती थी या ये कर सकता था? नहीं, कभी 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 लगता था, लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं, जैसे मैं क्रिएटिव हूँ तो कुछ ना कुछ मैंने अपने आप को कुछ ना कुछ मतलब बिजी रखा अपने आप को, चाहे वो किताब पढ़ने में हो, चाहे वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव काम में हो, पेपर क्राफ्ट हो, मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो मैंने अपने आप को इतना बिजी रखा है कि मैंने इस सब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ ये था कि मैंने थोड़ा सा जैसे बचपन में मुझे पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। तो लेकिन फिर मतलब शादी हो गई, पढ़ाई, और मैंने शादी के बाद जो है एमए फाइनल किया, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, एमए फाइनल किया, और शादी के बाद मैंने बीएड की। और बीएड करने के बाद फिर मेरी बेटी हुई, तो फिर मैंने अपने बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से मतलब उनको रखा, और उनको मतलब पूरा टाइम दिया मैंने अपने बच्चों को। और उसके बाद मैंने एक साल स्कूल में मतलब एज अ टीचर मैंने पढ़ाई भी है। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई मतलब स्कूल में मैंने टीचिंग की जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ घर से ही करना चाहती थी, कि घर में ही रह कर ही मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि, क्योंकि जैसे आप कहीं जाते तो पूरा पूरा टाइम आपका चला ही जाता है सुबह से शाम तक, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते, क्योंकि जो मेरा है कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने जॉब को इम्पोर्टेंस नहीं दी। और जैसे मैंने बताया कि मैं पेपर क्राफ्ट किया, फिर मैंने उससे पहले मैंने पढ़ाई की बहुत, मतलब फिर से मैंने ग्रेजुएशन की ज्योग्राफी से, फिर एमए किया, उसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी की, मैंने मैंने 10 10 घंटे पढ़ाई की। लेकिन लॉकडाउन हुआ तो एग्जाम हुए ही नहीं, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई को छोड़ा।
कि चलो अब पढ़ लिए, क्योंकि मेरे को शौक है पढ़ाई करने का, तो मैंने अपने शौक पूरे कर लिए। और ओके। फिर उसके बाद मैंने अपना आर्ट का काम स्टार्ट किया। वो भी ऐसे ही रैंडमली मैंने स्टार्ट किया, और वो आज मैंने उस पर काफी प्रोग्रेस कर ली है। मैम इसके अलावा एक गृहिणी के तौर पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, क्या एक गृहिणी को कैसा होना चाहिए, क्या उसको अपनी लाइफ में सुधार करने की जरूरत है? एक गृहिणी को तो यही, मतलब एक तो सब कुछ बैलेंस मिले। एक जो लेडी होती है उसको घर में सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज्यादा, मतलब कि तो थोड़ा सा घर में बैलेंस होना मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी तो थोड़ा बाहर जाते हैं, थोड़ा किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो थोड़ा सा वो मतलब कि एग्रेसिव होते हैं। तो जैसे वो घर में आते हैं तो हमें, मतलब जैसे कोई होता है ना, हम लोग कंप्लेन करते हैं, तो थोड़ा सा हमें कूल रहना चाहिए, ताकि घर में एक बैलेंस बने और बच्चे भी फिर उसी सीखते हैं। क्योंकि मेरे घर में जैसे है, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट मुझे देते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हर घर में हर आदमी को अपनी वाइफ को इज्जत देना चाहिए। इससे क्या, बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और काफी उनको कुछ सीखने को मिलता है। और जिस घर में मैंने देखा है कि आदमी औरत की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो बच्चे भी नहीं करते माँ की इज्जत। तो ये आजकल बहुत जरूरी है कि, और औरत को भी होना चाहिए कि वो भी आदमी की रेस्पेक्ट करे। हाँ, कोई अगर कुछ गलत होता है तो आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन बच्चों के सामने कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए हमें। मतलब एक शांत माहौल घर का हो, बच्चे भी सीखे, अपना कल्चर भी सीखे, आगे भी बढ़े। और मुझे लगता है कि औरत को कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी हॉबी जरूर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई हॉबी नहीं है ना, तो आप फिर मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। और कोई एम नहीं है, चाहे छोटा ही गोल बनाओ अपने लाइफ का, कि मुझे कुछ नहीं, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे अपने घर में शांत रहना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव अगर कोई लेडी करती है तो बहुत, मतलब समाज में भी बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है, और खुद की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, तो हम हेल्दी माइंड होगा और हमारा मन भी शांत रहेगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को। इसके लिए जयदीप पत्रिका आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करती है।